हेलो फ्रेंड्स, टुडे हम लोग समझेंगे बेड डेट क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, इन्वेस्टमेंट क्या है, सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट में क्या डिफरेंस है और लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। इन द लास्ट सेशन वी लर्नड अबाउट डेटर्स, क्रेडिटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेएबल्स, बिल रिसीवेबल एंड पेएबल। आई होप आपको सबके मीनिंग क्रिस्टल क्लियर हुए। नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ बेड डेट। बेड डेट क्या होता है? बेड डेट। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि डेटर्स क्या है। लेट्स सपोज मैंने 10,000 पेन मैन्युफैक्चर किया और सेल किया एट द रेट ऑफ ₹15, विच मीन्स मैंने 15,000 का सामान सेल किया। 15,000 मेरा सेल है। ठीक है। आउट ऑफ दिस 15,000 मेरे को कैश रिसीव हो गया 5,000। नॉट रिसीव्ड हुआ 10,000। मतलब मैंने जो 15,000 का सामान बेचा उसमें मेरे को 5,000 कैश रिसीव हो गया है और 10,000 अभी मेरे को रिसीव नहीं हुआ है। नहीं रिसीव हुआ है मतलब ये मेरे को फ्यूचर में रिसीव होगा। तो जो चीज मेरे को फ्यूचर में रिसीव होगी वो मेरा क्या है? डेटर्स है। तो ये मेरा डेटर्स हो गया। 10,000 मेरा डेटर्स है। नाउ लेट्स सपोज कि मैंने मिस्टर सुनील को ये सामान पेन बेचा, जिसमें से उन्होंने मुझे 5,000 तो कैश दे दिया और 10,000 के लिए उन्होंने बोला कि मैं 2 महीने के बाद पे कर दूंगा। मैंने बोला ठीक है, बिजनेस में 2-3 महीने का हम क्रेडिट देते हैं। ना 2 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए, 8 महीने बीत गए और 1 साल बीत गया, लेकिन ये 10,000 का पेमेंट मेरे को रिसीव नहीं हुआ। मैं उसको बहुत कॉल्स कर रही हूँ कि क्या बात है। मैं उसके ऑफिस भी विजिट कर रही हूँ पर वो मेरे को मिल नहीं रहा है। बहुत कोशिश करने के बाद वो मेरे को नहीं मिल रहा है। अब मेरे मन में डाउट आया कि क्या बात है। अब मेरे को ऐसा भी लगने लगा कि शायद मेरे 10,000 रुपीज अब नहीं आएंगे। तो मैंने सोचा चलो एक लास्ट ट्राई कर लेते हैं, उसके ऑफिस विजिट करके देख लेते हैं। लकीली जिस दिन मैं उसके ऑफिस विजिट करी वो मेरे को मिल गया। तो मैंने उससे बोला कि भाई, आपको मैंने 10,000 का सामान बेचा था, मेरे को आपसे 10,000 रुपीज लेने हैं, आप मेरे को वो 10,000 रुपीज दे दीजिए। उसने मेरे को बोला कि भाई मेरे पास 10,000 रुपए तो नहीं है आपको देने के लिए, हाँ पर मैं आपको 5,000 का पेमेंट कर सकता हूँ। मैंने बोला पर मैंने तो 10,000 का सामान बेचा था और आज 1 साल भी हो गए हैं। तो उसने बोला अब देख लो, मेरे पास इतने ही हैं और ये जो 5,000 रुपये मैं तुमको पेमेंट करूंगा वो भी मैं 2-3 वीक के बाद दूंगा। अब मेरे पास क्या ऑप्शन बचा? मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कोर्ट चली जाऊं, कोर्ट में केस फाइल करूं, वकील हायर करूं, फिर कोर्ट में केस चलेगा, वो अपना पॉइंट देगा, मैं अपना पॉइंट दूंगी, टाइम वेस्ट होगा, खर्चा होगा। तो मैंने सोचा कि इतना कुछ करने से अच्छा मैं 5,000 रुपीज ही ले लेती हूँ उससे। तो मैं उसके पास गई और अग्री हो गई कि ठीक है, आप मेरे को 5,000 रुपीज दे दो, मैं 5,000 रुपए लेने के लिए रेडी हूँ आपसे। अब सिचुएशन क्या आ गया, मेरे को लेना कितना था? 10,000 रुपीज। अब मेरा उससे अग्रीमेंट क्या हो गया कि वो मेरे को सिर्फ 5,000 रुपीज ही देगा। तो अब मेरा जो डेटर है 10,000 नहीं होकर 5,000 बन गया, क्योंकि मिस्टर सुनील ने मेरे को बोला कि मैं तो 5 ही हजार दे सकता हूँ, 10,000 नहीं दे सकता हूँ। तो 10,000 में से वो 5 ही हजार मेरे को दे सकता है। तो डिफरेंस का जो 5,000 रुपीज है, जो वो मेरे को नहीं दे रहा है, उसको बोलते हैं बेड डेट। तो यहाँ पर वो 5,000 क्या हो गया? बेड डेट हो गया। जो मेरे को फ्यूचर में नहीं मिलने वाला है। मेरे को सिर्फ 10,000 रुपीज लेने थे,
लेकिन अब वो मेरे को 5,000 रुपए ही दे रहा है, मतलब वो 5,000 रुपए मेरे को नहीं दे रहा है। तो जो वो मेरे को नहीं दे रहा है उसको बेड डेट बोलते हैं। मेरे डेटर में से अगर कुछ पैसे नहीं मिलने वाले हैं, मेरे को लॉस हो गया है और मुझे कंफर्म है कि ये लॉस होगा ही होगा, मेरे को फ्यूचर में ये पैसे नहीं मिलने वाले हैं, तो जो नहीं मिलने वाला पैसा होता है उसको हम बेड डेट बोलते हैं। हमारे एग्जाम्पल में 10,000 रुपए मेरा डेटर्स था। मेरे को लगा था कि मेरे को 10,000 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन सुनील ने बोला कि मैं तो 5,000 रुपए ही दूंगा। इसका मतलब 5,000 रुपीज मेरे नहीं मिलने वाले और मेरे को कंफर्म है कि वो मेरे को 5,000 ही देगा। तो जो बाकी रुपए 5,000 रुपए वो मेरे को नहीं दे रहा है उसको बेड डेट बोलते हैं। तो बेड डेट क्या है? बेड डेट वो अमाउंट है जो कंफर्म है कि पैसे नहीं आने वाले हैं। तो बेड डेट में क्या होगा, अमाउंट मेरा कंफर्म हो जाएगा। अगर कोई मेरे से पूछे कि व्हाट इज बेड डेट, इट इज एन अमाउंट विच अ डेटर विल नॉट पे। अगर मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखूं कि बेड डेट क्या है, इज एन अमाउंट विच अ डेटर विच अ डेटर विल नॉट पे। तो ये वो अमाउंट है जो मेरे को डेटर नहीं देने वाला है। यूजुअली बिजनेस में बेड डेट होते हैं। कोई कोई तो पैसे लेकर भी भाग जाते हैं। हमारे पास इंडिया में नीरव मोदी, विजय माल्या, ये सब वो एग्जाम्पल है जो पैसे लेकर भाग गए। इन्होंने बैंक से लोन लिया था, फिर बैंक को पैसे नहीं दिए, ये अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिए कि इनके पास पैसे नहीं है, तो इनके पैसे बेड डेट हो गए। हमें अपने एग्जाम्पल में 50% डेट मिल रहा है और मेरा 50% बेड डेट हो गया है। 100% भी बेड डेट हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि 50% होता है, कुछ भी अमाउंट हो सकता है। इट टोटली डिपेंड कि मेरे को सामने वाला जिससे पैसे लेना है वो कितना देने के लिए अग्री है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट क्या होता है? अगर 100 रुपए का सामान मेरे को 90 रुपीज में मिल रहा है तो 10 रुपी मेरा डिस्काउंट है। दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ये हम अभी ब्रीफली समझेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है। जब हम जर्नल एंट्री चैप्टर करेंगे तब हम डिटेल में समझेंगे और हम इस पे प्रॉब्लम्स भी करेंगे। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरे पास ग्रोसरी स्टोर है और मैं कंज्यूमर गुड्स बेचती हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास कॉम्प्लान का एक पैकेट है। ये मेरे पास कॉम्प्लान का एक पैकेट है। इसकी एमआरपी है 100 रुपीज। कॉम्प्लान पैकेट, ठीक है। इट मीन्स इस कॉम्प्लान के पैकेट में एमआरपी लिखा हुआ है 100 रुपए, विच मीन्स मैक्सिमम प्रोडक्ट को 100 रुपए में मैं मार्केट में बेच सकती हूँ। मेरे को कॉम्प्लान कंपनी यही पैकेट कितने में लाकर देती है? 70 रुपीज में। तो जब मैं कंपनी को ऑर्डर करती हूँ, फोन करती हूँ, वो मेरे को 70 रुपीज में ये कॉम्प्लान का पैकेट लाकर देती है, जिसमें एमआरपी लिखा हुआ है 100 रुपीज। अब आप बोलोगे 100 रुपए का सामान आपको 70 रुपए में कैसे मिल जाता है और वो कंपनी क्यों देती है? 100 रुपए एमआरपी है, मार्केट प्राइस है, जिस प्राइस में मेरे को कंज्यूमर को बेचना है। मैं बिजनेस कर रही हूँ, एमआरपी से कम में मेरे को अगर सामान मिलेगा तभी तो मैं मार्केट में जाकर बेचूंगी, अदरवाइज मैं बिजनेस क्यों करूंगी? कंपनी अपना प्रोडक्ट मेरे को, जो मेरा ग्रोसरी स्टोर है, उसको 70 रुपए में देती है। वो 70 रुपए में बेचती है और फिर मैं आगे प्रोडक्ट 100 रुपए में बेचती हूँ। तो जो सामान जिसका एमआरपी 100 रुपीज है वो मैं
100 रुपए में कंपनी से खरीद रही हूँ, तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट कितना है? 100 रुपए का सामान मेरे को 70 रुपए में कंपनी दे रही है, तो मेरा 30 रुपीज प्रॉफिट है यहाँ पर। अगर मेरे को मार्केट में कोई आता है और मेरे से कॉम्प्लान का पैकेट 100 रुपए में लेकर जाता है, जो मैंने 70 रुपीज में खरीदा है, तो 30 रुपीज क्या है? 30 रुपीज मेरा प्रॉफिट है। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो डिस्काउंट मेरे को कंपनी ने दिया है, 100 रुपए का सामान 70 रुपए में दिया है, इसको ही ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। उसने मेरे को उसने मेरे को 100 रुपए का सामान 70 रुपीज में दिया है। दिस इज माई ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसका कंसेप्ट आपको नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर होगा। अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है, अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हमने कॉस्ट कंसेप्ट पढ़ा था। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता था? कॉस्ट कंसेप्ट का बोलना है कि हमने सामान कितने में खरीदा है, वो उसी में बुक्स में रिकॉर्ड करना है। मार्केट वैल्यू इररिलेवेंट है। हम बुक्स में सामान उसी दाम में खरीदेंगे, उसी कॉस्ट में रिकॉर्ड करेंगे जिस कॉस्ट में मैंने खरीदा है। यहाँ पर 100 रुपया मार्केट वैल्यू है, वो इररिलेवेंट है। मैं कितने में खरीद रही हूँ? मैं 70 रुपीज में प्रोडक्ट खरीद रही हूँ, तो मैं 70 रुपीज में ही अपने बुक्स में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगी। मेरे को मतलब नहीं है उसका मार्केट वैल्यू क्या है। हम उसको 100 रुपए में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि मैं जो सामान के लिए मैं जो पेमेंट कर रही हूँ वो 70 रुपीज का कर रही हूँ। हम यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉस्ट कंसेप्ट का फॉलो करेंगे। तो ये जो 30 रुपए मेरे को मिल रहे हैं, यहाँ पर 100 रुपए का सामान मेरे को 70 रुपीज में मिल रहा है, मैं बुक्स में 70 रुपीज रिकॉर्ड करूंगी। डिफरेंस जो है मेरा 30 रुपीज, उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ये डिस्काउंट बुक्स में कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता है। ये डिस्काउंट नॉर्मली कंपनी हर होलसेलर को देती है, हर दुकान वाले को ये डिस्काउंट मिलता है। तो ट्रेड डिस्काउंट क्लियर हुआ। नाउ कैश डिस्काउंट क्या होता है? मेरे शॉप में कस्टमर आया और उसको ये कॉम्प्लान का पैकेट ही चाहिए, जो 100 रुपए का एमआरपी का है। उसने मेरे को बोला कि मैं आपको आज पेमेंट नहीं करूंगा, मैं 2 वीक के बाद आकर आपको पेमेंट कर दूंगा। तो मैंने उसको बोला कि भाई, अगर तुम आज ही मेरे को पेमेंट करते हो इस 100 रुपए का कॉम्प्लान पैकेट का, तो मैं तुमको 10% डिस्काउंट दूंगी। मतलब अगर वो कस्टमर आज, अभी जब वो पैकेट ले रहा है, खरीद रहा है मेरे से, अभी इंस्टेंट में मेरे को पेमेंट करेगा, तो मैं उसको 100 रुपए का सामान में 10% डिस्काउंट दे दूंगी, विच इज रुपीज 10। मतलब उसको 100 रुपए के सामान में मेरे को 90 रुपए ही पेमेंट करने हैं। वो अग्री हो गया, उसने मुझे 90 रुपए का पेमेंट कर दिया। मतलब मैंने 100 रुपए का सामान उसको 90 रुपीज में बेचा। तो ये जो 10 रुपीज हुआ ना, ये मेरा कैश डिस्काउंट है। इसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। कंडीशन थी, मैंने उसको क्या कंडीशन दी? मैंने उसको ये कंडीशन दी कि अगर तुम मेरे को इंस्टेंट पेमेंट करते हो, तभी तुमको ये 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब अगर वो ये अवेल नहीं करता, अगर वो इंस्टेंट मेरे को पेमेंट नहीं करता और 2 वीक के बाद पेमेंट करने आता, तो उसको 100 रुपए ही मेरे को पेमेंट करने पड़ते। तब मैं उसको 10% डिस्काउंट नहीं देती। उसने मेरे को सेम डे में पेमेंट कर दिया, उसके कारण उसको 10% का डिस्काउंट मिल गया है। तो ये जो डिस्काउंट है ना, कैश डिस्काउंट, ये विद अ कंडीशन आता है। इसमें कंडीशन अटैच्ड होती है। यहाँ पर कंडीशन क्या थी कि उसको इंस्टेंट मेरे को पेमेंट करना है। तो ये मेरा 10 रुपीज कैश डिस्काउंट हो गया है। हम शॉप में जाते हैं प्रैक्टिकली, सपोज करो मेरे को टीवी खरीदनी है, मैं टीवी खरीदने के लिए गई। टीवी उस मैंने पसंद कर लिया, बोला 50,000 का टीवी है। मैं दुकानदार को क्या बोलूंगी कि मैं आपको इंस्टेंट पेमेंट करती हूँ, आप बताओ आप कितने में मेरे को टीवी दोगे? उस दुकानदार ने बोला कि ठीक है मैम, आप इंस्टेंट पेमेंट कर रहे हो, तो 42,000 में मैं दे दूंगा। इसका मतलब मैंने 3,000 का जो डिस्काउंट अवेल किया है,
वो मेरा कैश डिस्काउंट है। वो मेरे को शॉपकीपर दे रहा है क्योंकि मैं इंस्टेंट पेमेंट करने के लिए रेडी हूँ। तो दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मेरे बुक्स में रिकॉर्ड होता है। कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। जब भी हम प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं तभी हम कैश डिस्काउंट अवेल करते हैं। यूजुअली हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट के टाइम पर कैश डिस्काउंट मिलता है। हम जल्दी पेमेंट करने के लिए कैश डिस्काउंट लेते हैं और ये हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्या एंट्री पास होगी, ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आपको ये याद रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट में कोई भी कंडीशन अटैच नहीं होती है। मींस मैंने कंपनी को बोला कि मेरे को सामान चाहिए, वो आकर सामान देकर जाती है। वो मेरे को 100 का सामान 70 में ही देकर जाती है। पेमेंट से कोई लिंक नहीं है। कैश डिस्काउंट में क्या होता है? कंडीशन अटैच्ड होती है। प्रॉम्प्ट पेमेंट पे ये हमें डिस्काउंट मिल जाता है। ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कैश डिस्काउंट हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। कैश डिस्काउंट नॉर्मली फाइनल कस्टमर को देते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं उसको देते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सपोज मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, बैंक में ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस 1 लाख रुपए को मैं इन्वेस्ट कर दूं ताकि मेरे को कुछ एडिशनल इनकम आ जाए। तो मैंने वो 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर दिया। सपोज मैंने रिलायंस के शेयर्स परचेज कर लिए, तो इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अगर मेरे पास कुछ सरप्लस कैश है और मैं उस सरप्लस कैश का शेयर खरीद लेती हूँ, शेयर में इन्वेस्ट कर देती हूँ, ये सोचकर कि फ्यूचर में शेयर के दाम बढ़ेंगे तो मैं उसको बेचकर प्रॉफिट कमा लूंगी, तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं शेयर में ही इन्वेस्ट करूँगी। मैंने बैंक में फिक्स्ड डिपॉज़िट बना दिया कि भई मेरे को बैंक से इंटरेस्ट अर्न हो जाए, तो वो भी मेरा इन्वेस्टमेंट ही है। नॉर्मली हम लॉस के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, हम प्रॉफिट के लिए ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ज़रूरी भी नहीं है कि हम केवल शेयर्स में या फिक्स्ड डिपॉज़िट में ही पैसे डालें। हमारे पास बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, हमें जो अच्छा लगे कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज कि मेरा मोटिव है कि मेरे को कुछ सरप्लस इनकम हो जाए, उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मेरा इंटेंशन क्या है? टू अर्न इनकम। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट? इंसॉल्वेंट को ना बैंकरप्ट भी बोलते हैं। इंसॉल्वेंट को हम बैंकरप्ट भी बोलते हैं। सॉल्वेंट को बैंकरप्ट भी बोलते हैं। बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है? जो पर्सन अपनी लायबिलिटी नहीं पे कर सकता है उसको बोलते हैं बैंकरप्ट। सपोज मेरे पास 500 रुपीज है और मेरी लायबिलिटी है 600 रुपए। लायबिलिटी का मतलब मेरे को किसी को 600 रुपए देने हैं, लेकिन मेरे पास कितने हैं? मेरे पास 500 रुपीज है। मैंने अपना सब कुछ बेच दिया है। जो जो मेरे पास था सब कुछ बेचने के पास मेरे पास 500 रुपए ही आए हैं, लेकिन मेरे को मार्केट में 600 रुपए देने हैं। इसका मतलब मैं मार्केट में पैसे नहीं चुका पा रही हूँ। अपना सब कुछ बेचने के बाद भी मैं किसी का पैसा नहीं चुका पा रही हूँ। उसको बोलते हैं बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट। मैंने बैंक से 5 लाख रुपीज का लोन लिया और उसको खर्चा कर दिया। अब बैंक मेरे पास आ रही है पैसे मांगने के लिए कि भाई मेरे जो 5 लाख आपको लोन दिया था वो मेरे को वापस करो। बैंक अब मैं बोल रही हूँ मेरे पास तो पैसे है नहीं।
तो बैंक क्या बोलेगी, आप अपना घर बेचो, बिल्डिंग बेचो, जो भी आपके पास है आप बेचो, मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को मेरे पैसे चाहिए। ठीक है, मैंने सब कुछ बेच दिया। सब कुछ बेचकर मेरे पास कितने आए? 4 लाख रुपीस आ गए। मैंने बैंक को बोला कि देखो भाई, मैंने अपना सब कुछ बेच दिया और अब मेरे पास ये 4 लाख रुपए हैं। मतलब मेरे पास 1 लाख रुपए कम है। मेरे को बैंक को टोटल कितना देना है? 5 लाख रुपए। लेकिन मेरे पास कितने आए अपना सारा सामान बेचकर? 4 लाख रुपए आए। मतलब मेरे पास 1 लाख रुपए को कम है। नाउ बैंक ने मेरे अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया कोर्ट में कि ये पार्टी मेरे को पैसे नहीं दे रहा है। अब मैं कोर्ट में जाकर क्या बोलूंगी? मैं उसको बोलूंगी कोर्ट में, मेरे पास जो जो था मैंने सब कुछ बेच दिया और ये मेरे पास 4 लाख रुपए आए हैं, लेकिन मेरे को बैंक को 5 लाख रुपए ही पेमेंट करने हैं। मेरे पास 5 लाख रुपए नहीं है, मैं 4 लाख रुपए ही पेमेंट कर सकती हूँ। तो बैंक क्या करेगा? बैंक मेरे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगा। और इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? बैंकरप्ट भी बोलते हैं। तो बैंक बोलेगा इस बंदे के पास उतने एसेट ही नहीं है कि ये मार्केट में जाकर मार्केट से जो लोन लिया है वो चुका सके। तो बैंक मेरे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगा और इसका मतलब हो गया कि मैं बैंकरप्ट हो गई हूँ। नाउ यू विल आस्क कि फिर सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट बैंकरप्ट का ऑपोजिट होता है। जो पर्सन अपनी लायबिलिटी पे करने के केपेबल है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। अगर मेरे को किसी को 2 लाख रुपए देने हैं तो मेरे पास उससे ज्यादा है। कोई जरूरी नहीं है कि मेरे पास 2 लाख रुपए कैश ही होने चाहिए, पर ठीक है मेरे पास बहुत सारे एसेट है और मैं आराम से अपनी लायबिलिटी पे कर सकती हूँ। तो अगर मैं अपनी लायबिलिटी आराम से पे कर सकती हूँ, मेरे पास एसेट ज्यादा है लायबिलिटी से, तो वो मेरा सॉल्वेंट हो गया। जब मेरी एसेट लायबिलिटी से ज्यादा होगी तो हम बोलेंगे सॉल्वेंट। और जब मेरी लायबिलिटी एसेट से ज्यादा होगी तो हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। नाउ नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म लाइव स्टॉक क्या होता है? सपोज मेरे दूध बेचने का बिजनेस है, तो मेरे पास कुछ काव होगी, कुछ बफेलो होंगे, उनको लाइव स्टॉक बोलते हैं। अगर मैं कोई भी एनिमल से डील कर रही हूँ अपने बिजनेस के लिए, मैं कोई लाइव एनिमल रखती हूँ, तो उसको बोलेंगे लाइव स्टॉक। अगर मैंने अपने बिजनेस में हॉर्स रखा है, कैटल रखे हैं, पिग रखे हैं, ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड लाइव स्टॉक इन द अकाउंट्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें लाइफ है, उसमें जीवन है, इसके लिए उसको लाइव स्टॉक बोलते हैं। सपोज अगर मेरा बिजनेस के लिए मैंने काव खरीदी तो मैं उसको बुक्स में लाइव स्टॉक के अंदर रिकॉर्ड करूंगी। आई वोंट से कि आई परचेज अ काउ, मैंने काउ खरीदी है, मैं बोलूंगी मैं लाइव स्टॉक यूज करूंगी। सो क्लियर हुआ लाइव स्टॉक क्या हुआ? तो जब भी मेरे पास कोई लाइव एनिमल्स है जो मैं बिजनेस में यूज कर रही हूँ, उसको लाइव स्टॉक के अंदर यूज कर रिकॉर्ड करते हैं। थैंक you very much for watching this lecture. If you have any question or any queries, please write in the comment section. Thank you very much.